शीशे के सामने खड़ी वो अपने बाल संवार रही थी। उसके होठों पर एक बड़ी अच्छी सी मुस्कुराहट थी। गहरे काले बालों में उंगलियां फेरते हुए वो शीशे में नजर आते हुए अपने शरीर को देख रही थी। वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, मगर उसके चेहरे पर फैला हुआ ममता का प्यार उसके फैले हुए शरीर को भी सुंदर बना रहा था। अनीता को अपनी ज़िंदगी से प्यार सा होने लगा था। संजय की मोहब्बत में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही थी। संजय के ख्याल से ही एक शर्म की मुस्कुराहट उसके होठों पर फैल गई। ऐसे ही शीशे में देखते हुए उसे वो पल याद आए जब उसकी सास उस पर बहुत अत्याचार किया करती थी। जब वो बच्चा गिर जाने के अगले ही दिन किचन में खड़ी होकर 16 लोगों का खाना बना रही थी। एकदम ही अनीता को एक झुर्री सी आ गई। उसने अपने सोचों को झटका, मगर वो ये नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में उसकी ज़िंदगी पहले से भी बदतर होने वाली है। हल्की सी चिड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। अनीता ने चौंक कर देखा तो संजय अंदर आ रहा था। अनीता को देखते ही वो मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ा। पानी लाऊं आपके लिए? अनीता मुस्कुराते हुए उससे पूछ रही थी। नहीं, पानी की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारी ज़रूरत है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। संजय उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसे कंधों से पकड़ते हुए बोला। शीशे में ये दोनों दिख रहे थे। साफ लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। अनीता ने शीशे में उसे देखते हुए मुस्कुराकर पूछा, क्या लाए हैं? डेली कोई ना कोई गिफ्ट ले आते हैं, इतने पैसे क्यों खर्च करते हैं? संजय के हाथ में एक लाल रंग की छोटी सी डिबिया थी। उसने डिबिया खोली और अंदर से एक सुंदर सी अंगूठी निकाल ली। अनीता हैरान सी होकर पलटी। अंगूठी बहुत सुंदर थी, इसमें असली हीरा जड़ा हुआ था। अनीता एकदम ही मुस्कुरा दी। उसे इतने महंगे गिफ्ट्स की तो अब आदत सी पड़ गई थी। संजय ने प्यार से वो अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। अनीता दिल ही दिल में संजय की मोहब्बत पर गर्व सा करने लगी थी। तभी अचानक दर्द की एक तेज लहर उसके पेट के निचले हिस्से में उठी। वो एकदम ही पेट पर हाथ रखकर नीचे बैठती चली गई। संजय बुरी तरह से घबरा गया। क्या हुआ अनीता, क्या हो गया है तुम्हें? अनीता ने सर उठाकर संजय को देखा। तकलीफ की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ रहा था। हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। अटकते हुए अनीता ने बस इतना ही कहा। दर्द की तेजी बढ़ती जा रही थी। संजय बौखला गया। उसने अनीता को सहारा दिया और बहनों और निकिता को आवाज़ें देता हुआ अनीता को लेकर कमरे से बाहर आ गया। उसकी आवाज़ पर अनीता की दोनों नंदे अपने कमरे से बाहर निकल आईं। मैं अनीता को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, संध्या तुम मेरे साथ चलो। संजय ने छोटी बहन को इशारा किया और अनीता को लेकर आगे बढ़ गया। ये देखे बगैर कि संध्या के चेहरे पर कितनी नफरत और उकताहट थी। कुछ ही देर के बाद संजय हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बेचैनी से टहल रहा था। अनीता अंदर ऑपरेशन थिएटर में थी। संध्या एक नज़र भाई पर डालती और दूसरी नज़र ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे पर, और फिर हाथ में पकड़ा वो मोबाइल चलाने लगती। क्या मुसीबत है, मुझे क्यों उठाकर यहाँ साथ ले आए हैं? बच्चा इनका हो रहा है और यहाँ पर इंतज़ार में मुझे बैठना पड़ रहा है। वो लगातार बड़बड़ा रही थी। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आई। संजय फौरन डॉक्टर की तरफ बढ़ा। डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने आगे बढ़कर संजय से कहा, मुबारक हो मिस्टर संजय, आपकी वाइफ ने सुंदर से बेटे को जन्म दिया है। संजय के चेहरे पर एक खुशी की हैरत फैल गई। उसने फौरन भगवान का धन्यवाद किया। फिर अचानक उसे अनीता का ख्याल आया। डॉक्टर, मेरी वाइफ कैसी है? उसके स्वर में इतनी बेताबी थी कि डॉक्टर भी हंस पड़ी। आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक हैं और कुछ ही देर में हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर इतना कहकर आगे बढ़ गई थी, मगर संजय तो भगवान का धन्यवाद करते न थक रहा था। संध्या ने यह खबर सुनते ही एक जहर भरी नज़र ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर डाली। इतने लोग मरते हैं ऑपरेशन के दौरान, मगर यह अनीता तो बहुत ही ढीठ है। नफरत से अपना सर झटकते हुए उसने अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाई और आगे बढ़कर संजय को मुबारकबाद देने लगी। बेटे के जन्म पर संजय बहुत खुश था। उसने पूरे परिवार में मिठाई बांटी। वो दिन रात अनीता का ख्याल रखता। उसने कनाडा जाने का इरादा कैंसिल कर दिया था और इंडिया में ही बिजनेस शुरू कर दिया था। अनीता को तो अपने भाग्य पर यकीन ही ना आता था। पहले इतना प्यार करने वाला पति और अब सुंदर सा बेटा। भगवान ने उसकी हर इच्छा पूरी की थी। आने वाले दिनों की काली आंधी से अनीता अनजान खुशियों भरे दिन गुजार रही थी। 2 महीने बीतते तो संजय की व्यवस्था में बढ़ोतरी होने लगी। उसे अपने बिजनेस को टाइम देने के लिए ज़्यादा टाइम घर से बाहर रहना पड़ता था। अनीता भी अब थोड़ा बहुत कामकाज करने लगी थी। घर का माहौल वैसा ही था। पलक 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद सारा दिन बाजारों में फिरती रहती या फिर मोबाइल इस्तेमाल करती। बच्चे खुद ही नौकरानी से खाना मांग कर खा लेते और संध्या को तो जैसे जब से रिश्ता टूटा था उसने तो खुद को सुंदर बनाने में कोई कसर न छोड़ी थी। दिन रात उल्टी सीधी क्रीमें मुंह पर लगाती रहती, कोई टोटका न छोड़ती। शहर का कोई ऐसा ब्यूटी पार्लर न था जिसका उसने चक्कर न लगाया हो।
हाँ, मगर एक काम था जो दोनों बहनें खूब शौक से किया करती थीं, वो दोनों भाभियों से नफरत करना था। विजय अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, उसका ख्याल रखता था। संजय की तो बात ही अलग थी। वो तो अनीता पर जान न्यौछावर करता था। संध्या और पलक भाभियों को इतना खुश देखती तो सर से लेकर पैर तक जल जाती। न शक्ल है न सूरत, फिर भी भाई भाभी पर मरते ही रहते हैं। हाँ, एक हम हैं, अच्छी खासी शक्ल सूरत है और परवरिश भी इतनी अच्छी है कि कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। इसके बाद भी ना जाने समाज को हमसे क्या दुश्मनी है। एक दूसरे के साथ सर जोड़े संध्या और पलक हर समय बस यही बातें करती। संजय की व्यस्तता बढ़ने लगी थी। इन्हीं दिनों अनीता को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे संध्या का व्यवहार बदला हुआ दिखाई दे रहा था। पहले वो सारा दिन घर में शोर मचाती और चिल्लाती रहती थी, मगर अब सारा दिन मोबाइल लेकर घर के किसी कोने खुदरे में घुसी रहती। एक दिन अनीता दोपहर के समय परिंदों का पानी रखने के लिए छत पर गई। आखिरी सीढ़ी पर चढ़ते ही अनीता बुरी तरह से चौंकी। सामने ही संध्या फ़ोन कान से लगाए हंस हंसकर किसी से बातें कर रही थी। अनीता को हैरत सी हुई। वो तो आम दिनों में भी एसी वाले कमरे से बाहर निकलने से परहेज करती थी कि कहीं उसका रंग ना काला हो जाए। और अब समय जब अच्छी खासी धूप थी तो वो छत के ऊपर क्या कर रही थी। अनीता को देखते ही संध्या गड़बड़ा सी गई। वो भाभी, सर्दियाँ शुरू हो रही ना, तो मैं धूप सेकने आई थी। अनीता को देखते ही संध्या ने सफाई दी और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चली गई। अनीता को हैरत तो हुई, मगर वाकई सर्दियाँ शुरू होने वाली थीं तो उसने ज़्यादा ध्यान न दिया और खामोशी से परिंदों के लिए पानी रख कर खुद नीचे आ गई। मगर बर्बादी उसके इंतज़ार में ही थी। कुछ दिनों बाद ही रात के समय अचानक अनीता की आँख बच्चे के रोने से खुली। अनीता उठकर बैठ गई। बच्चा भूख की वजह से रो रहा था। अनीता गहरी नींद से जागी थी, बाल बिखरे हुए थे। उसने साइड पर पड़ा हुआ फीडर उठा और बच्चे के लिए दूध बनाने के लिए उठ गई। कमरे से बाहर निकलते हुए अनीता ने एक नज़र संजय पर डाली। वो बेड की दूसरी तरफ गहरी नींद सो रहा था। उसके माथे पर बाल बिखरे हुए थे। अनीता के चेहरे पर एकदम ही मुस्कुराहट आ गई। आजकल वह बिजनेस के सिलसिले में दिन रात उलझा रहता था। अनीता कमरे से बाहर निकल आई। पूरे घर में सन्नाटा था। रात के 2 बज रहे थे। अनीता चुपचाप से किचन की तरफ बढ़ गई। उसकी कोशिश थी कि आवाज़ से किसी की आंख ना खुल जाए। अभी उसने फीडर बनाया ही था कि अचानक उसे किसी की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक उठी, क्योंकि हंसी की आवाज़ लड़के की थी। ये आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि किचन की उस खिड़की से आ रही थी जो पीछे लॉन की तरफ खुलती थी। अनीता ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, मगर कोई न था। एक पल के लिए तो अनीता को डर महसूस हुआ, मगर अगले ही पल एक जिज्ञासा आड़े आ गई। अनीता को यह ख्याल आया कि कहीं कोई चोर चोरी छुपे घर में आने की कोशिश ना कर रहा हो। संजय दिन भर का थका हारा था तो अनीता ने उसे उठाना ठीक न समझा। बगैर कोई आहट किए अनीता किचन से निकली और दरवाज़ा खोलकर पीछे लॉन में चली गई। सामने का दृश्य अनीता के होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। वो खड़ी की खड़ी रह गई। सामने ही संध्या एक लड़के के साथ बुरी हालत में खड़ी थी। लड़का संध्या की कमर में हाथ डालकर उसे बार बार खुद से करीब करने की कोशिश कर रहा था। दूर से देखने के बावजूद अनीता को अच्छी तरह पता चल रहा था कि संध्या भी उसकी इस हरकत से खूब मज़े ले रही थी। एकदम ही अनीता को बहुत गुस्सा आया। वो भाई के विश्वास को किस बुरी तरीके से तोड़ रही थी। अनीता ने आओ देखा न ताओ तेज़ी से आगे बढ़कर बिल्कुल उन दोनों के सामने जा पहुंची। वो दोनों एक दूसरे में मगन थे। अनीता को अपने सामने देखकर बुरी तरह से घबरा उठे। ये क्या कर रही हो संध्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? रात के इस समय तुम इस लड़के के साथ यहाँ क्या कर रही हो? और ये है कौन? तुम्हारे दोनों भाई अंदर कमरों में सो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि तुम यहाँ पर क्या गुल खिला रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अभी तुम्हारी माँ को मरे हुए दिन ही कितने हुए हैं। अगर तुम इसे पसंद करती हो तो इससे बोलो कि रिश्ता लेकर आए, हम तुम्हारी शादी कर देंगे। मगर इस तरह से छुप छुप कर मिलना पाप को बुलावा देना है। तेज गुस्से में अनीता बोलती चली गई। संध्या की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, अचानक लॉन के खुले हुए दरवाजे से संजय की आवाज़ सुनाई दी। वो अनीता को पुकार रहा था, अनीता, अनीता कहाँ हो तुम? अर्नव कब से रो रहा है। वो अपने बेटे का नाम ले रहा था। अनीता ने पलट कर देखा। संजय अभी तक दरवाजे में नहीं आया था। संध्या के होश उड़ गए। अनीता ने फैसला कर लिया था कि वो संजय को सब कुछ बता देगी, मगर अगले ही पल अनीता के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। जब संध्या ने आगे बढ़कर अनीता के सर पर ओढ़ा हुआ दुपट्टा घसीटकर ज़मीन पर फेंक दिया और एक हाथ से उसके कुर्ते का गला इतनी ज़ोर से नीचे खींचा कि अनीता का गला फट गया। ये क्या कर रही हो संध्या? ये क्या बदतमीज़ी है? अनीता ने उसे पीछे हटाने की कोशिश की। तभी अचानक संध्या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, भाभी ये आप क्या कर रही हैं?
आपको शर्म आनी चाहिए, आप शादीशुदा हैं और रात के इस समय आप अपने आशिक के साथ लॉन में कैसी घटिया हरकतें कर रही हैं। अनीता हक्का बक्का खड़ी रह गई। संध्या जोर जोर से बोल रही थी। तभी पीछे से संजय की आवाज़ आई, क्या हो रहा है यहाँ? अनीता ने पलटकर देखा, संजय उसी की तरफ देख रहा था। उसी पल संध्या के साथ खड़े हुए उस लड़के ने दीवार के ऊपर चढ़कर छलांग लगाई और बाहर की तरफ कूद गया। अनीता की तो आवाज़ ही कहीं अंदर गुम हो गई थी। उसने संध्या को कहते सुना, भाई देखिए, भाभी को ये इस लड़के के साथ यहाँ पर गलत हरकतें कर रही थीं। मैं पानी पीने आई तो इन दोनों को यहाँ पर देख लिया और अब जब मैंने इन्हें मना किया तो ये मुझसे लड़ने लगी और इन्होंने धमकी दी कि अगर मैं आपको बताऊंगी तो ये मेरा जीना मुहाल कर देंगी। भाई प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि आपका बसा हुआ घर ख़राब हो। भाभी को समझाइए कि वो इस तरह की हरकतें ना करें। संध्या तेज तेज बोलती हुई संजय के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई थी। संजय ने हैरान नज़रों से अनीता की तरफ देखा। वो बुरी हालत में खड़ी थी। उसका दुपट्टा घास पर पड़ा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और कुर्ता एक कंधे से नीचे उतरा हुआ था। वो अचानक ही आगे बढ़ा। संध्या लगातार चिल्ला चिल्ला कर अनीता और उस लड़के के संबंध को साबित करने पर तुली हुई थी। अनीता ने होठ हिलाकर कुछ कहना चाहा कि संजय ये सब झूठ है, वो लड़का मेरा कुछ नहीं लगता, ये झूठ बोल रही है। अनीता को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से सफाई दे। खड़े खड़े वो दोषी बन गई थी। वो संजय की नज़रों में उतरता हुआ शक देख सकती थी। संजय अविश्वासी नज़रों से उसकी तरफ देखता रहा और फिर अचानक उसकी नज़रों में खून उतर आया। उसने फौरन लॉन का पिछला दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। अनीता भी उसके पीछे तेज़ी से बाहर लपकी। वो रोड पर तेज़ी से दौड़ता हुआ जा रहा था। काफ़ी आगे जाने के बाद उसे अंदाज़ा हो गया कि वो लड़का भाग चुका है। थके हुए अंदाज में वो वहीं पर रुक गया। अनीता घर के दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ ही देर बाद संजय पलटकर घर वापस आ गया। अनीता ने उससे बात करने की कोशिश की मगर संजय एक हाथ से अनीता को साइड पर किया और अंदर बढ़ता चला गया। अनीता ने उसके व्यवहार में इतनी कठोरता आज से पहले कभी नहीं देखी थी। संध्या कब का अंदर जा चुकी थी। एक ही पल में अनीता आसमान से ज़मीन पर पटक दी गई थी। वो जानती थी कि मर्द के दिल में पैदा हुआ शक इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता। अनीता लपक कर संजय के पीछे आई। वो कमरे का दरवाज़ा खोल रहा था। संजय रुकिए, मेरी बात सुनिए। मैं अर्नव का फीडर बनाने के लिए किचन में गई थी। तभी मैंने संध्या और उस लड़के को एक साथ देखा। मेरा उस लड़के के साथ कोई संबंध नहीं है। मैंने तो उसे देखा ही पहली बार है। संजय का हाथ पकड़कर अनीता रोते हुए कह रही थी। संजय ने पलटकर उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखा। तो कहाँ है वो फीडर जो बनाने के लिए तुम रात के इस समय लॉन में खड़ी थी? संजय के स्वर में ताना था। अनीता दंग रह गई। आप रुकिए, मैं आपको अभी लाकर दिखाती हूँ। मैंने फीडर बनाकर किचन में रखा था। अनीता तेज़ी से अपने आंसू साफ करती हुई फ़ौरन किचन में गई और किचन में जाते ही वो हक्का बक्का खड़ी रह गई। किचन की शेल्फ खाली थी। वहाँ फीडर नाम का नामो निशान नहीं था। उसे अच्छी तरह याद था कि वह हंसी की आवाज़ सुनकर फीडर शेल्फ पर रख कर बाहर गई थी। मिल गया फीडर? उसे अपने पीछे संजय की ताने वाली आवाज़ सुनाई दी। वो घबरा कर पलटी। यहीं पर था फीडर। संजय, मेरा विश्वास करिए, मैं फीडर बनाने के लिए ही कमरे से बाहर आई थी। वो घबरा कर सफाइयाँ दे रही थी मगर संजय कुछ भी सुने बगैर कमरे की तरफ बढ़ गया था। अनीता उसके पीछे अंदर आई मगर संजय ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और मुंह पर तकिया रख कर लेट गया। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो बर्दाश्त की हद पर था। अनीता कुछ देर संजय को देखती रही और फिर पलटकर अपनी जगह पर आ गई। बच्चा कब का रोते रोते सो चुका था। अनीता की आंखों से आंसू बहने लगे। जिंदगी एक बार फिर उसकी परीक्षा लेने जा रही थी। अगले दिन अनीता अपनी निगरानी में घर की सफाई करवा रही थी। रात भर रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थीं। संजय कब का ऑफिस जा चुका था। जिसने जाते समय ना तो नाश्ता किया था ना ही अनीता से कोई बात की थी। काम वाली संध्या के कमरे की सफाई कर रही थी। अनीता उसे साथ साथ इंस्ट्रक्शन भी दे रही थी। संध्या उस समय ना जाने कहाँ थी जब अचानक बेड के नीचे से झाड़ू के साथ कोई चीज़ लुढ़क कर बाहर आई। अनीता ने चौंक कर देखा। वो अर्नव का फीडर था। वही फीडर जो रात में अनीता ने बनाकर किचन की शेल्फ पर रखा था। अनीता ने आगे बढ़कर फीडर उठा लिया। उसे एक पल में ही समझ आ गया था कि रात में संध्या ने किचन से फीडर गायब कर दिया था। वो जानती थी कि इस समय भाभी फीडर बनाने के लिए ही किचन में आती हैं। उसने सोच लिया था कि आज जैसे ही संजय घर वापस आएगा तो वो उसे ये सारी बात बता देगी। वो बेचैनी से संजय का इंतज़ार करने लगी। पूरा दिन गुजर गया मगर संजय वापस ना आया। रात के 1 बज गए। अनीता संजय का इंतज़ार करते करते थकने लगी थी और वो उसके फ़ोन कॉल्स का भी जवाब नहीं दे रहा था। अब तो अनीता को परेशानी होने लगी थी। तभी अचानक गैराज में संजय की गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। अनीता ने फ़ौरन शुक्र का सांस लिया, ये जाने बगैर कि वो संजय नहीं बल्कि उसकी बर्बादी थी। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर खड़ी थी।
संजय थके थके कदमों से अंदर आ रहा था। अनीता की नज़र संजय पर पड़ी तो एक पल के लिए वो काँप कर रह गई। संजय की आंखें बहुत लाल हो रही थीं। उसने अपने जबड़ों को भींच रखा था, जैसे ना जाने किस बात पर खुद पर बर्दाश्त किए बैठा था। अनीता को डर सा महसूस हुआ, मगर बात करना भी ज़रूरी थी। उसने संजय का हाथ पकड़ा और बोली, संजय मेरी बात। अनीता की बात उसके मुंह ही में रह गई जब संजय का बायां हाथ पूरी ताकत के साथ उसके मुंह पर पड़ा। संजय ने उसे थप्पड़ मारा था। अनीता लड़खड़ाकर पीछे हटी। उसने एकदम ही अपने गाल पर हाथ रखा। अनीता ने फटी फटी आंखों से संजय की तरफ देखा। ये वही संजय था जो उसकी मोहब्बत के गुण गाता था। उस समय वो खा जाने वाली नज़रों से अनीता की तरफ देख रहा था। हाथ मत लगाओ मुझे, तुम एक चरित्रहीन लड़की हो। संजय की आवाज़ पर अनीता दंग रह गई। वो जेब से मोबाइल निकाल रहा था। कुछ ही देर बाद संजय ने मोबाइल अनीता के सामने किया। मोबाइल की स्क्रीन पर जो दृश्य नजर आया उसे देखकर अनीता की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अनीता की फ़ोटो थी, मगर उसी लड़के के साथ बहुत ही बुरी हालत में। देख ली अपनी असलियत, सिर्फ यही नहीं ये भी देखो। संजय ने उंगली से स्क्रीन पर स्वाइप किया तो अगली फ़ोटो आ गई। अनीता ने फ़ौरन अपनी आंखें बंद कर लीं। वो फ़ोटो देखने लायक ही ना थी, मगर हैरत की बात ये थी कि इन फ़ोटोज़ में अनीता उसी लड़के के साथ मौजूद थी। अब मुझे बताओ कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? इतनी मोहब्बत दी थी मैंने तुम्हें, मगर तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। मैं अब और तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता अभी, और इसी टाइम मेरे घर से निकल जाओ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। संजय ने उसे हाथ से पकड़ा और घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले गया। संजय मेरी बात सुनो, प्लीज़ मेरी बात सुनो, ये सब झूठ है। मैं कभी उस लड़के से नहीं मिली, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। ये सब झूठ है, ये फ़ोटोज़ मेरी नहीं है। वो रोते बिलखते हुए बोले जा रही थी। संजय ने बगैर एक शब्द सुने उसे हाथ से घसीटते हुए ले जाकर गाड़ी में बिठा दिया। संध्या और पलक अपने कमरों पर दरवाजे पर खड़ी चुपचाप ये दृश्य देख रही थीं। उनके होठों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। संजय अपने कमरे में गया और कुछ ही देर बाद अर्नव को उठाकर बाहर निकला। गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर उसने अर्नव को लगभग अनीता की गोद में फेंक दिया और खुद आगे बैठकर गाड़ी घर से बाहर निकाल कर ले गया। उसका रुख अनीता के मायके की तरफ था। अनीता समझ चुकी थी कि संजय उसकी कोई बात नहीं मानेगा। वो जब भी बात करने की कोशिश करती तो वो दहाड़कर उसे चुप करवा देता। अनीता अर्नव को सीने से लगाए चुपचाप बैठी रोती रही। संजय ने अनीता को उसके मायके के दरवाजे पर छोड़ा और जैसे ही अनीता की बाप ने दरवाज़ा खोला, संजय गाड़ी में बैठकर फ़ौरन गाड़ी भगा ले गया। अनीता भीगी आंखों से संजय को अपनी ज़िंदगी से जाता हुआ देखती रही। फिर तो जैसे संजय का रूटीन ही बन गया था, वो देर रात तक घर से बाहर रहता। उससे अनीता की बेवफाई सही नहीं जा रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो अनीता को डाइवोर्स दे देगा। उस दिन भी जब वकील से डाइवोर्स पेपर को फाइनल करने का कहकर घर वापस आया तो गाड़ी बाहर ही खड़ी करके वो खुले दरवाजे से अंदर चला आया। उसे एक ज़रूरी फाइल ले जाकर वकील को देनी थी। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। ना जाने संध्या और पलक कहाँ हैं, घर में कोई भी नज़र नहीं आ रहा। इधर उधर देखते हुए संजय खामोशी से आगे बढ़ा था कि जब ऊपर जाती हुई सीढ़ियों के आखिरी जीने पर एक मर्दानी हंसी सुनाई दी। संजय चौंक उठा। वो हंसी विजय की तो ना थी। घर में विजय और संजय के अलावा तो कोई मर्द ना था। तो जिज्ञासा के हाथों मजबूर होकर संजय सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा। छत के ऊपर एक कमरा बना हुआ था जिसमें कबाड़ और पुराने फर्नीचर का ढेर था। अभी संजय ने आखिरी सीढ़ी पर पैर रखा ही था कि उसे बातों की आवाज़ें आने लगी। उसके कदम ज़मीन में गड़कर रह गए। ये संध्या की आवाज़ थी। कमरे की खिड़की में दरवाज़ा नहीं था, वो खुली हुई थी। संजय ने थोड़ा झाँक कर खिड़की से अंदर देखा और एकदम ही 2 कदम लड़खड़ाकर पीछे हटा। अंदर चारपाई में उसकी बहन संध्या उसी लड़के के सीने पर सर रखे लेटी थी जिसके साथ आशिकी के इल्ज़ाम में संजय ने अनीता को डाइवोर्स देने का फैसला किया था। वो लड़का कह रहा था कि वाह डार्लिंग, तुम तो कमाल हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी फ़ोटोज़ की एडिटिंग भी कर लेती हो। मेरी फ़ोटो के साथ तुमने अपनी भाभी की फ़ोटो इस खूबसूरती से एडजस्ट की हैं कि बिल्कुल असली मालूम होती हैं। क्या ज़बरदस्त ड्रामेबाजी की थी तुमने उस दिन भी जब तुम्हारी भाभी ने मुझे और तुम्हें एक साथ पकड़ लिया था। तुमने तो सारा दोष ही उनके सर पर डाल दिया था। उस लड़के की आवाज़ थी या पिघला हुआ शीशा जो संजय के कानों में उंडेल दिया गया था। संजय की आंखों में खून उतर आया। अगले ही पल वो जोर से दरवाजे को धक्का देते हुए कमरे में चला गया। संध्या और वो लड़का बुरी तरह से चौंक उठे। संजय ने आओ देखा न ताओ एक जोरदार मुक्का उस लड़के के मुंह पर दे मारा। उसके मुंह से खून निकल पड़ा, मगर संजय न रुका। मुक्कों और लातों से उसे पीटता रहा। संध्या बुरी तरह से घबराकर सीढ़ियां उतरकर नीचे भाग गई थी। मार मार कर जब संजय का दिल भर गया तो संजय ने पुलिस में कॉल करके
अपने दोस्त से उस लड़के को गिरफ्तार करने का कहा। पुलिस खामोशी से लड़के को गिरफ्तार करके ले गई। संजय का दोस्त जानता था कि ये उसके घर की इज्जत का मामला है, इसलिए बात को राज रखा गया था। संजय संध्या से बहुत नफरत महसूस कर रहा था, मगर वो उसकी छोटी बहन थी, लेकिन उसे कुछ भी करने से पहले अपने गलत फैसले को ठीक करना था। अगले ही पल वो गाड़ी में बैठकर अनीता के मायके की तरफ जा रहा था। उसे अपनी पत्नी और बच्चे को घर वापस लाना था। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस कहानी का चौथा पार्ट भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं इसका चौथा पार्ट भी लिखने की कोशिश करूँगी। और ये पार्ट आपको कैसा लगा, इस पार्ट को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही एक इमोशनल मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।